सबसे पहले महाराज जी की इस बात को सुनिएगा जो उन्होंने कुंभ के मेले के बारे में बोली थी। संत दर्शन करे तो जीवन हो जाएगा, इतने संतों के दर्शन नहीं कर पाएंगे। और अगर हम प्रयाग जाएं तो एक साथ विश्व के समस्त संतों के दर्शन हो जाएंगे। दूसरी बात, भगवत तत्व के ज्ञाता महापुरुषों की वाणी सुनने को मिलती है। तीसरी बात, गंगा यमुना को पावन करने वाली है ही है, लेकिन उनको भी पावन करने वाले महात्मा उसमें अवगाहन करते हैं आकर के, और अगर हम उसमें स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे। जिनकी ऐसी निष्ठा नहीं है जैसे आपकी धाम निष्ठा, वो वहां जाए तो हाँ, पुण्य तीरथ प्रयागा निर्खत कोट जन्म अगभागा, कोई साधारण स्थान थोड़ी। तीसरा प्रयाग है। महाराज जी के द्वारा इस वीडियो के अंदर प्रयागराज कुंभ के मेले की महिमा की बात की जा रही है। आज लवकुश की पाठशाला के अंदर हम कुछ ऐसे विषय वस्तु, कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करेंगे जो कुंभ के मेले या कुंभ के आयोजन संबंधित हैं। 90% लगभग लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर नहीं पता, तो कुंभ की महिमा, कुंभ के ऐसे प्रश्न कि कुंभ के मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, इसका संबंध 12 वर्ष 144 वर्षों से किस प्रकार है, कुंभ का मेला और समुद्र मंथन की कथा, इन दोनों चीजों में क्या कनेक्शन है, एक बड़ा अच्छा प्रश्न है। कहां कहां पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है। साथ ही साथ सबसे यक्ष प्रश्न है कि कुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में क्या अंतर है, और जो भी प्रयागराज में जिसकी महिमा का वर्णन महाराज जी कर रहे थे, ये इन चारों में से कौन सी कैटेगरी का है, कब इसकी शुरुआत हुई और इसका क्या महत्व है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर सकता है। तो आज लवकुश की पाठशाला में हम इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर ढूंढेंगे। तो पौराणिक कथा स्टार्ट होती है, देवता और राक्षस अमृत की तलाश में समुद्र मंथन करते हैं। मंत्राचल पर्वत है, वासुकी नाग है और भगवान विष्णु का कश्यप अवतार है जो इसको आधार प्रदान कर रहा है। 14 चीजें निकली, जिनमें से आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने सारे के सारे 14 नाम यहां पर लगा के रखे हुए हैं। सबसे पहले निकला था कौन, हलाहल विष। उसके पश्चात में निकल रही है आपके सामने कामधेनु गाय, फिर निकल रहा है उच्छ्रेवा नामक घोड़ा, एरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, रंभा नामक अप्सरा और मां देवी लक्ष्मी जिनको विष्णु जी से ब्याया गया, वारुणी अर्थात मदिरा जो राक्षसों को मिल गई, चंद्रमा, पारिजात वृक्ष, 5 जनशंख भगवान कृष्ण के साथ में संबंधित है, भगवान धन्वंतरी, और यही भगवान धन्वंतरी क्या लेके प्रकट हुए थे, अमृत। अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो 14वीं चीज है वो थी अमृत। भगवान शंकर ने हलाहल विष प्रथम चीजों को अपना लिया था। अब अमृत की लड़ाई हो रही है, कौन, देवता और दानव आपस में लड़ रहे हैं कि कौन इस पर क्या करेगा, अधिकार जमा लेगा। ठीक है, अब इसमें कई सारी कहानी है। हमारे कुंभ का मतलब क्या है, कुंभ का मतलब होता है यही घड़ा जिसके अंदर में क्या भरा हुआ था, अमृत। तो इसके पीछे एक कहानी आती है कि जो देवराज इंद्र का पुत्र था उसका नाम था जयंत, वो इस कुंभ के घड़े को जिसमें अमृत भरा है इसको लेकर दौड़ा स्वर्ग की ओर, और लगभग 12 दिन लगे उसे स्वर्ग पहुंचने में, और यही 12 दिन दानव और देवता इस अमृत के लिए लड़ते रहे। तो इस 12 का बड़ा अच्छा खासा महत्व है, और ऐसा माना जाता है कि हमारा जो एक वर्ष है वो देवताओं के एक दिन के समान है, और यही कारण है कि 12 दिन के बाद में देवराज इंद्र को और बाकी देवताओं को अमृत मिला था, अर्थात 12 वर्ष के अंदर में इसी कुंभ का आयोजन किया जाना चाहिए। इस प्रकार से कथा आती है। जब जयंत इस अमृत के घड़े को लेकर दौड़ रहे थे तो भारत के 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंद झलक गई थी। वो 4 स्थान कौन कौन से हैं मैं आगे आपको बताऊंगा। वो 4 जगह जहां पर कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, जहां पर अमृत की 4 बूंदें गिरी थी, उसमें से पहली जगह है हरिद्वार। और एक बात जानिएगा कि हर वो जगह किसी ना किसी नदी के साथ, किसी ना किसी रिवर के साथ संबंधित है। हरिद्वार आप सभी को होता है मां गंगा के साथ संबंधित है। ठीक है, दूसरी जगह का नाम है प्रयागराज, जहां पर अभी वर्तमान में कुंभ के मेले का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर कौन सी नदी, यहां पर गंगा और यमुना नदी दोनों आपस में मिलती हैं। अभी बताऊंगा मैं। यहां पर इस वाली जगह पर ध्यान से देखिएगा, ये गंगा नदी आगे की तरफ बह रही है और यमुना नदी उत्तराखंड से निकलती है और इस प्रयागराज नामक जगह पर मिल जाती है। अर्थात गंगा की सहायक नदी है यमुना, और दाएं भाग की राइट तरफ की सहायक नदी है और सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। जो चौथी जगह है वो है मध्य प्रदेश के अंदर में उज्जैन, और ये जगह कौन सी नदी, शिप्रा नदी के तट पर अवस्थित है। क्लैरिटी है। इसके बाद में आप जाओगे तब थोड़ा सा महाराष्ट्र की तरफ, तो यहां पर है नासिक, त्र्यंबकेश्वर, जहां पर गोदावरी नदी का बहाव देखा जा सकता है। और आप सभी को पता है गोदावरी नदी भारत की दूसरी बड़ी नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसे दक्षिणी गंगा के रूप में भी जाना जाता है। और यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग भी स्थित है त्र्यंबकेश्वर नाम का।
उज्जैन के यहाँ पर महाकालेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है। मतलब हर चीजों का कुछ ना कुछ आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व रहा है। क्लैरिटी इस वाली जगह पर। एक मेन यक्ष प्रश्न निकल के सामने आता है, सर ये 12 वर्ष का लॉजिक तो हमें समझ में आ गया कि वो जयंत ने स्वर्ग में पहुंचाने में 12 दिन लगाए, परंतु मैंने जब इसका थोड़ा डेप्थ अध्ययन करा तो मेरे को एक और लॉजिक मिला, आपको बताता हूं मैं। जब जयंत अमृत का कलश लेके जब भाग रहे थे तो देवताओं के जो गुरु थे, गुरु का नाम है बृहस्पति, आप सभी को पता है बृहस्पति गुरु थे उनके। बृहस्पति सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह भी है और ग्रह के रूप में, प्लेनेट के रूप में बृहस्पति का एक बहुत शानदार इंपॉर्टेंस है जो विज्ञान की दुनिया में पढ़ा जाता है, समझा जाता है। वो ये कि अगर बृहस्पति नहीं होता, आकार की दृष्टि सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल का 8वां में, अगर बृहस्पति नहीं होता तो कई सारे उल्कापिंड एस्ट्रॉइड्स भारत पृथ्वी के ऊपर में आक्रमण करते, मतलब आते, और पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। इसकी ग्रेविटी के कारण यही वो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है जो पृथ्वी पर कई सारे हजारों लाखों करोड़ों एस्ट्रॉइड्स और उल्कापिंड को क्या करता है, रोकता है, हमारी रक्षा करता है। और आप सभी को पता होगा कि बृहस्पति को सूर्य, क्योंकि ग्रह है, सूर्य के चक्कर लगाएगा, सूर्य का एक परिक्रमा करने में लगभग 12 वर्षों का समय, 12 साल का समय लगता है। और बृहस्पति देवताओं के क्या थे, गुरु थे। तो इस पूरे लॉजिक को आधार बना के मेरे को एक तथ्य मिला कि बृहस्पति के इस रेवोल्यूशनल टाइम के हिसाब से ही हर 12 साल में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, जो समर्पित हम कर सकते हैं। क्लैरिटी, एक लॉजिक यहां पर आया। अब हम लोग जानेंगे कि कुंभ, अर्धकुंभ, महाकुंभ और पूर्ण कुंभ, इन शब्दों के बीच में क्या अंतर है। पहली बात, हर 12 वर्ष में इन 4 स्थानों पर लगने वाले इस मेले को हम कुंभ के रूप में जानते हैं। कौन कौन 4 स्थान होंगे? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। ठीक है। अर्धकुंभ 6 सालों में लगता है, परंतु 2 स्थानों पे वो देखने मिलता है, चारों जगह पर देखने नहीं मिलता। वो 2 स्थान कौन कौन से हैं? एक है हरिद्वार और एक है प्रयागराज। अर्थात नासिक में और उज्जैन में अर्धकुंभ नहीं देखा जाता। अगर हम बात करें पूर्ण कुंभ की, क्योंकि एक बात समझिएगा, इन सभी में से प्रयागराज अर्थात तीर्थराज की जो संख्या दी गई है, सबसे महत्वपूर्ण जिसको स्थान माना गया है वो है प्रयागराज वाली जगह, क्योंकि यहां पर 2 बड़ी बड़ी नदी आपस में आकर मिल रही है। एक का नाम है गंगा और एक का नाम है यमुना। अर्थात प्रयागराज में जो मेला लगेगा उसे किस रूप में जाना जाता है? पूर्ण कुंभ के रूप में जाना जाता है। हर 12 साल में लगता है। जब यही पूर्ण कुंभ 12 बार संपन्न हो जाए, मतलब इंटू कर दो किससे? 12 से। कितना हो जाएगा भैया? 144। मतलब पूर्ण कुंभ का मेला जब 12वीं बार आयोजित होता है, मतलब 144 वर्षों में जो कुंभ का आयोजन किया जाता है उसी को हम जानते हैं किस रूप में? महाकुंभ में। वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, कुंभ 4 जगह पर लगेगा, 12 साल में लगेगा। अर्धकुंभ 6 साल में लगेगा, 2 जगह पर लगेगा, प्रयागराज और हरिद्वार में। पूर्ण कुंभ केवल और केवल किसको बोलते हैं? प्रयागराज में लगने वाले कुंभ को। और जब ये प्रयागराज में लगने वाला पूर्ण कुंभ 12वीं बार आयोजित होता है, 144 बार आयोजित होता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? महाकुंभ। और वर्तमान में 2025 में जो जनवरी से फरवरी होने वाला है, कायदे से ये कुछ और नहीं, पूर्ण कुंभ के साथ साथ जिसको संख्या दी गई है महाकुंभ की, इसलिए इसकी बार बार विशेषता बताई जा रही है, इसका महत्व बताया जा रहा है। अब थोड़ा सा डेप्थ कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि कब से इसका स्टार्ट हुआ और कैसे कैसे इसकी भूमिका तय होती है। तो आप सभी को पता होगा आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने अद्वैत वेदांत के बारे में हम सभी को बताया था, इन्होंने महाकुंभ के मेले की शुरुआत करी, मतलब इसका प्रचलन बढ़ाया। अगर हम इतिहास काल की बात करें तो मौर्य समय के अंदर में या गुप्त काल के अंदर में, मतलब लगभग 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 6वीं शताब्दी ईसवी तक कुंभ के मेले के कई सारे आयोजन छोटे छोटे स्तर पर हुए। आपने एक राजा का नाम सुना होगा, हर्षवर्धन। ये कौन से वंश का था? पुष्यभूति वंश का था। इसके समय पर कौन सा चीनी यात्री सामने आया था? तो बोलते हैं अपन वेनसांग आया था, और इस वेनसांग ने कुंभ के मेला जो प्रयागराज में आयोजित किया था उसमें स्नान भी किया था। परंतु इन सभी पे कुंभ का मेला जो वर्तमान में हो रहा है सो कुछ डिफरेंट था। साथ ही साथ साउथ के कई सारे राजा रजवाड़े जैसे कि चोल, विजयनगर साम्राज्य, इन सभी ने भी अपने यहां से कई सारे लोग को कुंभ के मेले में भेजा। मुगल साम्राज्य के संदर्भ की बात करें तो अकबर ने अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति को बढ़ाने के लिए, ऐसा बोला जाता है कि 1565 में कई सारे नागा साधुओं को, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा मात्रा में है क्योंकि कई सारे नागा साधुओं शाही स्नान के लिए इसी कुंभ के मेले में आते भी हैं। नागा साधुओं को शाही प्रवेश की अनुमति दी थी। तो इस प्रकार का डेवलपमेंट हमको देखने मिलता है। ठीक है। साथ ही साथ अगर अपन अंग्रेजों की बात करें तो ब्रिटिश प्रशासकों ने भी इसका दस्तावेजीकरण किया, कितने लोग आ रहे हैं, कहां पर आ रहे हैं। फिर उसके बाद में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसेप,
नाम सुना होगा शायद आपने, कई सारी अभिलेखों को इन्हें डिकोड करने का प्रयास किया है। तो कई सारी प्रथाओं को, सामाजिक धार्मिक गतिशीलताओं को और कुंभ के मेले को इन्हें जोड़ के समझाने का प्रयास किया समाज में। ये था कुंभ के मेले के बारे में जो जानकारियां बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी, वो बता दी मैंने। अब जानते हैं इसे कौन कौन से इंपॉर्टेंस है, महत्व है। सबसे पहला महत्व जो हमको देखने मिलता है वो होता है धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व, जो भी महाराज जी हमको बता रहे थे। इसको भी थोड़ा समझिएगा, डेप्थनेस में समझना, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि कितने ही सारे संत लोग हैं, साधु लोग हैं जो भी इस कुंभ के मेले में आएंगे। और कायदे से आप देखिएगा कई सारी रील, अद्भुत संत हैं, अलग अलग विलक्षण शक्ति वाले आपको वहां पर देखने मिल जाएंगे। केवल वो देखने नहीं मिलेंगे, उनके विचार भी आप तक पहुंचेंगे। तो यहां पर एक वैचारिक क्रांति होती है, इसलिए कुंभ का महत्व है और जाना भी चाहिए। एक शब्द चलता है भारतीय परंपरा में, भारत दर्शन में, उसका नाम है मोक्ष। मोक्ष का साधारण अर्थ क्या है कि भैया जन्म और मृत्यु के चक्र से परे पहुंच जाना कहलाता है मोक्ष। और हमारी मानसिक चेतना में इस बात को बताया गया है पुरानी कथाओं द्वारा कि अगर कुंभ के मेले में इन पवित्र नदियों में स्नान भी कर लिया जाए तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा बताया जाता है। परंतु वास्तविकता, इसका मैं दार्शनिक की महत्व बता देता हूं ताकि काम आ जाए। मोक्ष का मतलब है हम जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं, ठीक है। और जन्म मृत्यु का चक्र के अंदर में सबसे जो मेन चीज है वो है दुख, क्योंकि हम इसमें लगे पड़े संसार में। जब इन महान संतों के महान विचारों की चर्चा करेंगे, जब उनको देखेंगे कि यार इसके पास तो आईफोन ही नहीं है, इसके पास में तो लैपटॉप ही नहीं है, इसके पास तो फ्लैट नहीं है, फिर भी आदमी बड़ा प्रसन्न है, कमंडल लेके घूम रहा है हिमालय में, फिर भी इतना प्रसन्न है, भगवान से इतना साक्षात्कार होकर रखा है, और हमारे पास में दुनिया की सारी चीज है, फिर भी हम रोते पड़ रहे हुए हैं। ये कौन सा सत्य इनके हाथ में लग गया? जब आपको इन चीजों के बारे में पता चलेगा तब आप चले जाओगे मुक्ति की तरफ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मोक्ष। मतलब इसका मैं दार्शनिक महत्व मैंने आपको बताया। अगर हम देखें, एक शब्द चलता है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब क्या होता है? एक तो होती है हार्ड पावर, जिसमें आप सेना को मजबूत करते हो। सॉफ्ट पावर में आप अपनी संस्कृति को आगे करते हो। तो विश्व के दृष्टिकोण से इस कुंभ के मेले को कल्चरल एम्बेसडर के रूप में जाना जा रहा है। मतलब हम भारत की संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया जा रहा है। सॉफ्ट पावर बढ़ेगी, लोग आने का प्रयास करेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, लोगों का भारत की तरफ जागरूकता क्या होगी, बढ़ेगी। संतों का दर्शन तो मैंने आपको बता ही दिया है। एक और इसका पक्ष जानिए, इसका नाम है अर्थव्यवस्था। कुंभ के मेले में कितने ही करोड़ों लोग आएंगे, 40 करोड़ समथिंग अंदाजा लगाया जा रहा है। असंगठित क्षेत्र का रोजगार बढ़ेगा, वहां पर होटल इकोनॉमी बढ़ेगी, वहां पर जो छोटे छोटे रेहड़ी लगाने वाले लोग हैं उनका ऑब्वियसली सारी चीज बढ़ेगी। तो अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से भी कुंभ के मेले का महत्व आपको। मैं कुशल से निवेदन करूंगा कि कुंभ के मेले का इतना इंपॉर्टेंस था तो यूनेस्को ने ना उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, वो भी इंटेंजिबल, अमूर्त। ये क्या लॉजिक है, थोड़ा सा आप बच्चों को बताइएगा। साथियों, यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो दुनिया के अंदर, चाहे वो टेंजिबल हेरिटेज हो, जैसे कि अगर मैं ताजमहल बना रहा हूँ तो उसको भी एक लिस्ट में शामिल करती है ताकि उसका संरक्षण, प्रोटेक्शन किया जा सके और पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चल सके। कई सारी चीजें, संस्कृति, परंपरा, विरासत या ऐसे मेले जिनको छूकर देखा नहीं जा सकता, उन्हें हम इनटेंजिबल विषय या अमूर्त विषय के रूप में जानते हैं, जिनका भी संरक्षण आवश्यक है, जो भी भारत की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में फैला सकती है। तो देखिए यहाँ पर यूनेस्को के द्वारा लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया की बात की जा रही है, तो इसमें रामलीला को शामिल किया गया है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पर कुंभ के मेले को भी यूनेस्को के अमूर्त विषय में शामिल किया गया है। यहाँ पर छऊ डांस की बात की जा रही है, यहाँ पर वैदिक चैंटिंग की बात की जा रही है, यहाँ पर कोडियट्टम की बात की जा रही है, यहाँ रमन की बात की जा रही है, या मोडियट्टू की बात की जा रही है, यहाँ कालबेलिया नृत्य की बात की जा रही है, यहाँ बुद्धिस्ट चैंटिंग की बात की जा रही है जो लद्दाख के अंदर होता है, यहाँ संकीर्तन की बात की जा रही है, यहाँ योगा की बात की जा रही है, यहाँ पर्शियन न्यू ईयर, नवरोज की बात की जा रही है। ऐसे कई सारे प्रोग्राम, कई सारी संस्कृति जो भारत की सभ्यता में प्रचलित है, उनको संरक्षण करने के लिए ना केवल आप लोग में बल्कि यूनेस्को नामक संस्था भी काम कर रहा है। अच्छा सर, जो छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज बहुत आवश्यक है, क्योंकि यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कालबेलिया नृत्य यूनेस्को के द्वारा संरक्षित किया गया है इंटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज प्रैक्टिस के अंदर? तो आंसर होगा हाँ, क्योंकि मैंने बता चुका हूं आप सारी चीजें। तो चलिए, आज हम सभी लोगों ने कुंभ के मेले के महत्व के बारे में, क्या क्या डिफरेंस होता है, क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में जाना, और कई सारी यूपीएससी वाली बातें भी आपको क्वेश्चन ने बताई। तो जुड़े रहिए लव कुश की पाठशाला के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।